गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या? करंट के द्वारा किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कुल कितना काम किया गया उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। कोई करंट जो है वो कितना काम करता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। The total amount of work done by the current in an electric circuit is known as electric energy। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करना हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि करंट के द्वारा कुल कितना काम हुआ, यानी कि वर्क डन बाय द करंट। तो वर्क डन निकालना पड़ेगा कि करंट कुल कितना काम करता है। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये कंडक्टर है हमारा। इस कंडक्टर को हम जोड़ देते हैं एक बैटरी के साथ और बैटरी की वोल्टेज V है और इसकी वजह से यहाँ पे I करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है इस कंडक्टर में। कंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं R है। और ये सपोज कर लेते हैं कि किसी टाइम पे जब ये करंट I फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर से, तो करंट का मतलब है चार्ज फ्लो होना। तो सपोज कर लेते हैं कि Q चार्ज फ्लो होता है T टाइम में, यहां से यहां की तरफ T टाइम में इतना चार्ज फ्लो होता है। V पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये एक फार्मूला है। एक हमने वर्क डन, तो यहां से वर्क डन का फार्मूला बना पोटेंशियल इनटू चार्ज। हमने एक फार्मूला वर्क डन का और पढ़ा हुआ है, वो है मैकेनिक्स में, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की जब बात आएगी, इलेक्ट्रिकल सर्किट को जब स्टडी करेंगे, वहां पे वर्क डन का फार्मूला ये निकलेगा वोल्टेज इनटू चार्ज। तो अगर V वोल्टेज है, Q चार्ज है, तो वर्क डन हुआ वोल्टेज इनटू चार्ज। ये इक्वेशन नंबर 1। अब ओम्स लॉ हमने पढ़ा था कि जब भी आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, I करंट फ्लो करता है और R रेजिस्टेंस होता है, तो वोल्टेज V इज गिवन बाय द फार्मूला I इंटू R। एक ये फार्मूला पढ़ा। एक और पढ़ा हमने कि जब करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो का मतलब है करंट चार्ज फ्लो होना, तो करंट का फार्मूला बनता है चार्ज अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं जिनका यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। हमने वर्क डन निकालना है, ये निकालना है वोल्टेज इनटू चार्ज। और चार्ज किसके बराबर है? तो यहां से चार्ज निकालिए, तो चार्ज किसके बराबर है? चार्ज बराबर है करंट इनटू टाइम। इसको लीजिए और यहाँ पे भर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है, ये फर्स्ट इक्वेशन, यहां से हमें क्या मिलेगा? वर्क डन बराबर है वोल्टेज और चार्ज की जगह आप लिखोगे IT, I इंटू टी। तो वर्क डन का फार्मूला आपके पास आ गया ये, यानी ये वर्क डन किसने किया? करंट ने। तो किसी सर्किट में जहां पे वोल्टेज V हो, I करंट फ्लो हो रहा हो, तो T टाइम में कुल कितना काम होगा? तो आप मल्टीप्लाई करोगे वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। ये आ गया वर्क डन। दिस इज द आंसर। अब इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर सकते हैं हम। अगर जो न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, अगर उसमें सिर्फ हमें वोल्टेज और करंट और टाइम दिया है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज वर्क डन बाय द करंट। और इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसको आप E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी बिकॉज वी नो कि वर्क डन बाय द करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी E से रिप्रेजेंट कर दीजिए VIT। सो दिस इज द वर्क डन बाय द करंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसको और इलेबोरेट करना, तो हम यहाँ पे ओम्स लॉ का जैसे लिखा है V इक्वल टू IR, तो उसको यहाँ पे भर दें, तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। V की जगह IR लिख दीजिए, आगे फिर से IT है, ये V की जगह IR लिख दीजिए और IT ये लिख दिया। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला बना I इंटू आई, ये मैं से लिख रहा हूँ I का स्क्वायर R इंटू टी। तो एक फार्मूला ये बन गया।
फिर हमें पता है कि करंट किसके बराबर होता है, यहाँ से फिर और फार्मूला बनेगा, करंट इज इक्वल टू V अपॉन R भी हो सकता है, V इक्वल टू IR से I निकालना तो V अपॉन R, उसको यहाँ पे भर दीजिए तो आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक और फार्मूला बन गया, V अपॉन R भरना I की जगह, तो लिखेंगे V अपॉन R का स्क्वायर इंटू RT, तो यह आया इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T, एक R से R कट गया तो हमारे पास फार्मूला बन गया V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक फार्मूला बनता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो हमारे पास ये आप नोट करें, अगर एग्जाम में ये तीन फॉर्मूलेस निकालने का मतलब क्या होता है कि अगर सिर्फ हमें पूछा गया है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालिए और हमें वोल्टेज करंट और टाइम दिया हुआ है तो फार्मूला ये लगेगा VIT, फर्स्ट वाला मेन फार्मूला आप यही याद करेंगे। लेकिन उन्होंने वोल्टेज नहीं दिया है, उन्होंने करंट दिया है, टाइम दिया है, करंट और टाइम दिया है, लेकिन साथ में रेजिस्टेंस दिया है, तो ये फार्मूला लगेगा I स्क्वायर RT। और अगर उन्होंने T दिया है, R दिया है, लेकिन करंट नहीं दिया है, करंट की जगह उन्होंने वोल्टेज दे दी है, ठीक है, तो ये फार्मूला लगेगा वोल्टेज, रेजिस्टेंस और टाइम। तो इसलिए आप क्या करेंगे, एक फार्मूला याद रखेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन जो किया आपने वर्क डन का, ये निकला VIT, तो हमें बस ये फार्मूला याद होना चाहिए कि दिस वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला VIT और उसमें V की जगह ओम्स लॉ भर दीजिए IR, तो ये फार्मूला बन जाएगा। और फिर उसके बाद I की जगह V स्क्वायर अपॉन R ओम्स लॉ से भर दीजिए, तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। तो आपके पास ये तीन फॉर्मूलेज बन जाते हैं जिनको आप आगे इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अब यहां देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए हमने लिखा VIT। अगर V जो है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्ट में हो, करंट एम्पेयर में हो और टाइम सेकंड्स में दिया हो, तो एनर्जी जो है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जूल में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट है, यूनिट जो है वो आएगा जूल। जब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में हो, करंट एम्पेयर में हो और टाइम सेकंड्स में दिया हो, तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसका यूनिट होगा जूल। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो जैसे हमने पावर की पहले डेफिनेशन पढ़ी हुई है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक पावर है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। दिस इज द वर्क डन बाय द करंट। द रेट ऑफ डूइंग वर्क by current in an electrical circuit is called electric power। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P से पावर को, और फार्मूला बोलता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि वर्क अपॉन टाइम। तो फार्मूला ये बना पावर इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब हमने अभी वर्क डन का फार्मूला निकाला था, दैट वाज VIT, उसको यहां भर दिया तो T से T कैंसिल हो गया, तो पावर का फार्मूला बन गया V इंटू I। देखिए हमने वर्क डन का फार्मूला निकाला था, उसमें था VIT और पावर का फार्मूला बना VI, क्योंकि इसमें T से T है तो T से T कैंसिल हो गया VI। ऐसे अगर आपने याद करना हो तो ऐसे याद रखिएगा VIP, जैसे हम बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, VIP। तो वोल्टेज इंटू करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आएगा, परंतु वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा। बस ये फर्क है, उसमें T भी आएगा, इसमें T नहीं आएगा, बाकी सेम फॉर्मूले चलेंगे। पावर का अगर दूसरा फार्मूला देखें तो यहाँ ओम्स लॉ लगाते हैं, V की जगह IR, तो IR भर दें V की जगह, तो लिखेंगे IR इंटू I, तो पावर का दूसरा फार्मूला बना I इंटू I का स्क्वायर इंटू R। दिस इज द सेकेंड फार्मूला फॉर द पावर। और सेकेंड फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या था, I स्क्वायर RT, वहां T था, साथ में T मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे T नहीं है बस।
तो वोल्टेज इंटू करंट करेंगे तो पावर आएगा। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा VIP, वोल्टेज इंटू करंट इक्वल टू पावर, और उसके बाद I²R। तीसरा फार्मूला अगर आपने निकालना हो तो क्या करेंगे आप, फिर से I की जगह लिखेंगे V/R। तो पावर का दूसरा फार्मूला बनेगा V/R, भरेंगे I की जगह तो लिखेंगे V²/R² इंटू R। एक R से R कट गया तो पावर का फार्मूला बन गया V²/R। ये तीसरा फार्मूला बन गया। तो पावर का ये 3 फॉर्मूले और इलेक्ट्रिक एनर्जी के 3 फॉर्मूले सेम है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में यहां पे लिखा है E इज इक्वल टू VIT, E इज इक्वल टू I²RT, E इज इक्वल टू V²/R इंटू T। लेकिन पावर में लिखा है P इज इक्वल टू VI, T को हटा दिया, P इक्वल टू I²R, T को हटा दिया, P इज इक्वल टू V²/R, यहाँ पे T को हटा दिया। तो पावर में आप ये फार्मूले आ जाएंगे। पावर का जो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर का क्या होगा, तो आपको पता है कि वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है, जूल। टाइम का क्या होता है, सेकेंड्स। तो इसका यूनिट बना जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड इसका यूनिट बना, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं यहां पे पावर को वाट। जो हमारा प्रैक्टिकल यूनिट है उसमें जूल पर सेकेंड नहीं बोलेंगे, उसमें हम बोलेंगे इसको वाट। कब बोलेंगे वाट, अब उसको देखिए, इसी को हम बोलेंगे वाट, W से रिप्रेजेंट करेंगे वाट। अब 1 वाट कब होता है, इस फॉर्मूले को देखिए। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक पावर है, ये पावर P जो है ये वाट होगी, इट विल बी 1 वॉट। कब, जब वोल्टेज कितनी हो 1 वोल्ट और सर्किट में करंट कितना चल रहा हो 1 एम्पियर। जब किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, करंट 1 एम्पियर हो, तब जो पावर होगी उसको हम बोलेंगे 1 वाट। 1 वाट इज इक्वल टू दिस 1 वोल्ट एम्पियर। पर ये बहुत छोटा सा यूनिट है, प्रैक्टिकली हम इससे बड़े यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको लिखते हैं 1 किलोवाट, दिस इज अ बिगर यूनिट। किलो का मतलब होता है 10⁻3, तो आप लिखेंगे किलो का मतलब 10⁻3 यानी 1000। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻3 वाट। इससे बड़ा एक और यूनिट है, दैट इज कॉल्ड 1 मेगावाट। मेगावाट, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, वाट की जगह वाट लिख दिया। तो ये बड़े यूनिट हैं जिनका हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमने एक टॉपिक पहले पढ़ा आपका, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। उस इलेक्ट्रिक एनर्जी में हमने ये फार्मूला निकाला था E इज इक्वल टू VIT। और VI किसके बराबर है, पावर के बराबर। वोल्टेज इंटू करंट पावर होता है। और पावर का यूनिट क्या बोला हमने, वाट। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट जो जूल है और प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट, यहां लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट। तो VI होता पावर, वोल्टेज इंटू करंट। पावर का यूनिट है वाट, तो आप लिखेंगे वाट। और T का मतलब टाइम, टाइम यहां पे लेंगे R। तो वाट R जो है ये प्रैक्टिकल यूनिट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो हम जूल की जगह इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जूल, बट अनदर यूनिट जो है दैट इज कॉल्ड वाट R, विच इज ऑफनली यूज्ड। सो 1 वाट R क्या होता है, 1 वाट R इज इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 R। यहां से, ठीक है, इसका यूनिट होगा 1 वाट R। कब, जब यहां पे VI की जगह हमने लिखा पावर है वाट। देखिए हमने यहाँ पे ये पावर का फार्मूला निकाला था, ये पावर इक्वल टू VI। तो पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो हमने वहां पे VIT की जगह लिखा, VI की जगह वाट लिख दिया और टाइम की जगह R लिख दिया। तो 1 वाट R जो है दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके फिर बड़े यूनिट भी हैं, जैसे वाट R लिखा, फिर एक है 1 किलो वाट R, ये बड़ा है यूनिट है। उसके बाद और ये जो 1 किलो वाट R है इसको हम एक बोल देते हैं BOT। इसको BOT करके बोलते हैं। BOT का मतलब है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट।
बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, हम ऐसे बोल देते हैं। तो छोटा यूनिट जो है वाट आर है और बड़ा यूनिट है 1 किलोवाट आर। और 1 किलोवाट आर किसके बराबर है? तो अभी हमने देखा ये 1 किलोवाट आर में यहां पे लिख देता हूं नीचे। 1 किलोवाट आपने अभी पढ़ा था, 1 किलोवाट किसके बराबर था? 10⁻⁴ ये लिखा है। 1 किलोवाट किसके बराबर है? 10⁻³ वाट के बराबर। और वाट किसके बराबर होता है? जूल पर सेकंड के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट किसके बराबर है? 10⁻³ वाट की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जूल पर सेकंड। ठीक है। और 1 किलोवाट आर लिखना है तो 1 किलोवाट आर, ये जो यूनिट है ये 1 किलोवाट किसका था? पावर का। जब टाइम लग गया तो ये बन गया इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो 1 किलोवाट आर का निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 10⁻³ जूल पर सेकेंड और आगे लिखे आर। आर को किस में चेंज करेंगे? सेकेंड्स में। सेकेंड्स में चेंज करेंगे तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो आपको पता है 3600 सेकेंड्स होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। सेकेंड से सेकेंड कट जाएंगे, 2 जीरो ये हैं, 3 ये होगी तो होगी 5, 1 डेसिमल लगा दी यहाँ पे तो ये इसमें 6 हो जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको पता क्लियर हो जाएगा। तो 1 किलोवाट आर किसके बराबर हुआ? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, या कई बार इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻⁵ जूल। कुछ भी, दोनों सही है। आप अगर ये 10⁻³ और 10⁻², 10⁻5 कर दो तो 36 इंटू 10⁻5 जूल भी लिख सकते हैं, और डेसिमल लगाएंगे तो 10⁻�6 जूल भी लिख सकते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में आता है कि 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है। तो ये दोनों वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू याद कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि नेम द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट बताइए। तो आप बोलेंगे 1 किलोवाट आर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका इस्तेमाल होता है, एंड विच इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। दिस इज कमर्शियल यूनिट। या कई बार ऐसे पूछेंगे नेम द बीओटी। तो बीओटी मैंने आपको बता दिया, इसी को बोलते हैं, किलोवाट आर को बोलते हैं बीओटी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। आइए आप कुछ एक न्यूमेरिकल करते हैं इनके ऊपर। टू प्रोड्यूस 10⁻³ जूल ऑफ हीट इन 10 seconds, हाउ मच वोल्टेज शुड बी अप्लाइड टू 100 ओम रेजिस्टेंस। इतनी हीट पैदा होना, हीट यानी हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी का फार्मूला वही है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पे हम हीट एनर्जी बोलेंगे। तो इतनी एनर्जी पैदा करने के लिए टू प्रोड्यूस 10⁻³ जूल ऑफ हीट, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। सो टू प्रोड्यूस 10⁻³ जूल ऑफ हीट, टाइम दिया है 10 सेकेंड्स। हाउ मच वोल्टेज शुड बी अप्लाइड, वोल्टेज निकालनी है, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 100 ओम। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे हीट एनर्जी का। तो मान लीजिए ये आपके पास, मैं यहां से शुरू करता हूं सॉल्यूशन इसका। तो हीट एनर्जी का फार्मूला है H इज इक्वल टू I²RT। आपको अगर पहला फार्मूला याद होगा तो एक था VIT, सबसे पहले फार्मूला था VIT। अगर ऐसे ध्यान में रहे तो ये याद रखें कि पावर का फार्मूला होता है VI और हीट एनर्जी या एनर्जी का फार्मूला होता है VIT। एक फार्मूला याद रखें, VIP, पावर का वोल्टेज इंटू करंट। जब पावर पूछा होगा तो ये, और जब पावर की जगह हीट एनर्जी या एनर्जी पूछा होगा तो T लगा दीजिए, VIT, एनर्जी इक्वल टू VIT। फिर यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास है क्या क्या, क्योंकि यही हीट, E की जगह मैंने H लिख दिया, हीट एनर्जी। तो V वोल्टेज दी होती तो वोल्टेज तो यहाँ दी नहीं है, यहाँ दिया है वोल्टेज, करंट और टाइम। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया है। तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे ओम्स का लॉ लगा दिया, V की जगह लिखा IR। और IR जब यहाँ भरा तो मेरे पास फार्मूला बन गया, E की जगह IR भरा तो ये बन गया I²RT।
इसी फार्मूले का इस्तेमाल मैंने ये किया कि हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इसमें हमारे पास दिया क्या क्या है, देखिए इसी फार्मूले में भरना है। हमारे पास हीट दी है 10⁻³ जूल। टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। रेजिस्टेंस दिया है आर 100 ओम और वोल्टेज आपने निकालनी है। तो हम पहले यहां करते हैं, इस फॉर्मूले में इन रकमों को भर देते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि वोल्टेज कैसे निकलेगी। तो यहां पे देखिए हीट की जगह अगर हम लिख दें यहाँ पे 10⁻³, टाइम की जगह टाइम भर दें, रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टेंस भर दें, तो हमारे पास क्या निकलेगा, आई स्क्वायर आई निकालना पड़ेगा हमें। तो हम ऐसा करते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन आर टी। क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि एच दिया है, टी दिया है, आर दिया है, वो इकट्ठा कर लिया और जो नहीं दिया उसको निकाल लिया। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना दिया है 10⁻³ आर कितना दिया है हमारे पास, आर दिया है 100 ये, और टाइम कितना दिया है 10, ये भी ठीक है। अब ये आपके पास आ गया 10⁻³ और ये भी बन गया 10⁻³, दोनों आपस में कट गए इक्वल टू 1। तो आई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो आई किसके बराबर आया, 1 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 1। तो करंट इक्वल टू 1 एम्पियर, करंट है इक्वल टू 1 एम्पियर। पर हमें पूछा है कि वोल्टेज निकालिए, तो वोल्टेज का फार्मूला क्या है, वोल्टेज का फार्मूला है हमारे पास, वोल्टेज होता है V इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज इक्वल टू आई, करंट कितना है 1, रेजिस्टेंस कितना है वो तो दिया हुई है 100, तो इंटू 100 ओम मल्टीप्लाई किया, तो वोल्टेज कितनी आ गई 100 इंटू 1 100 वोल्ट। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ हीटर रेटेड 220 वोल्ट। एक हीटर है जिसके ऊपर लिखा है 220 वोल्ट और साथ में लिखा है 880 वाट, यानी इतनी पावर दी है, इतनी इसकी वोल्टेज दी हुई है। व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय द हीटर व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एसी। जब हीटर को 220 वोल्ट की एसी के साथ जोड़ देते हैं तो कितना करंट निकलता है, ड्रॉ करता है वो। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, हीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ता है यहाँ पे कि हमें दिया क्या क्या है। तो हमारे पास दिया है रेटेड वोल्टेज, वोल्टेज दी हुई है, और वोल्टेज कितनी दी हुई है हमारे पास 220 वोल्ट ये दी हुई है। साथ में दी हुई है पावर, पावर दी है इसकी जो इसके ऊपर लिखी हुई थी 880 वाट, 880 वाट पावर दी हुई है। और हमें बोला गया कि करंट निकालिए, तो करंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ओहम्स लॉ लगता है, V इक्वल टू आई आर, वहां से I निकालना है तो V अपॉन आर। तो इसका मतलब अगर आपके पास वोल्टेज है ठीक है 220 भर दीजिए, रेजिस्टेंस पता हो तो भर दीजिए, करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है ही नहीं और ये लिखा भी है उन्होंने, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। अब रेजिस्टेंस कैसे आएगा, क्योंकि दो रकमें दी हुई हैं, एक वोल्टेज और एक पावर, तो इसका मतलब कहीं पावर का फार्मूला लगेगा, वहां से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इस केस में मैंने फिर से बोला था कि पावर का आपको एक फार्मूला सबको याद होगा, वोल्टेज इंटू करंट VIP। यहां पे हमें क्या निकालना है, हमने रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे कोशिश करना पड़ेगी, ये मैं चेंज कर दूं यहां से, ये VI की जगह यहां पे मैं कुछ चेंज करूं और मुझे क्या आए, मेरे पास यहां पे रेजिस्टेंस आ जाए। तो किस तरह से आएगा रेजिस्टेंस, अब सोचिए। यहां IR भी नहीं भर सकते क्योंकि करंट तो दिया नहीं है, तो मुझे मालूम है कि V किसके बराबर है, IR के बराबर। तो I किसके बराबर है, V अपॉन R के बराबर। तो उसको मैं यहां भर दूं तो मेरे पास आएगा पावर इज इक्वल टू वोल्टेज, और करंट की जगह लिख दूं V अपॉन R। तो मेरे पास पावर का फार्मूला बन गया V स्क्वायर अपॉन R। ये मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मेरे पास दो चीजें दी हैं, पावर दी है, वोल्टेज दी है, और रेजिस्टेंस में निकाल सकता हूं। तीन रकमें हैं, दो पता है तो एक तीसरी निकल जाएगी। इस R को इधर ले आए, R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। तो इक्वल टू V स्क्वायर, V कितना दिया है 220 का स्क्वायर, और पावर नीचे कितनी दी है 880। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 220 इंटू 220 और नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई ये
0 से 0 कट गया, 22 से 4 से चला गया, और इस चीज को काट दीजिए तो आपके पास आ गया 55। तो इसका मतलब हमारे पास ये रेजिस्टेंस कितना आ गया 55 ओम। तो एक जो क्वेश्चन पूछा था उसने कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, वो तो आ गया 55 ओम। और जब रेजिस्टेंस निकल गया तो करंट भी निकल गया, क्योंकि करंट का फार्मूला ये है I इज इक्वल टू V। वोल्टेज दी हुई है, वोल्टेज दी है 220 और रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया 55। जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 11 2 ऐसे किया और 5 4 20, तो आपके पास आ गया ये 4, और करंट है तो इसको एम्पियर में लिखेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो एक आंसर आपके पास ये आया 4 एम्पियर और एक आपके पास आ गया 55 ओम इसका रेजिस्टेंस। बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो फार्मूले सारे याद करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक फार्मूला याद कर लीजिए VIP पावर का, T लगा दिया तो हीट एनर्जी एनर्जी बन जाएगा, इसके साथ T लगा दो तो, और बाकी सारे फार्मूले यहीं से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज इन ए 10 ओम रेजिस्टर, कैलकुलेट रेट ऑफ हीट एनर्जी। रेट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी नहीं निकालनी है, रेट ऑफ हीट एनर्जी निकालनी है। दिया क्या है पहले तो ये देखें, दिया है हमारे पास करंट, तो मैंने ये लिख लिया सॉल्यूशन इसका। जो दिया है करंट दिया है I से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट दिया 5 एम्पियर, और दिया रेजिस्टेंस तो R लिख लिया, 10 ओम रेजिस्टेंस दिया है। कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ हीट एनर्जी। अगर एनर्जी पूछा होता तो मैंने E लिख देना था या H लिख देना था, हीट एनर्जी। रेट पूछा है तो आप लिखेंगे H/T, रेट ऑफ हीट एनर्जी। ये निकालना है हमने। अब हम एनर्जी का फार्मूला देखते हैं जहां पे I और R का इस्तेमाल होता है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था एनर्जी का, जिसको आप हीट एनर्जी E लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। अगर हीट एनर्जी पूछा हो तो H लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछा हो तो E लिखेंगे। तो हीट एनर्जी का फार्मूला था आपके पास I²RT, अगर आपको याद होगा तो। मैंने अभी बोला पावर का फार्मूला वोल्टेज इंटू करंट, एनर्जी का फार्मूला वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। एनर्जी को यहां पे हीट लिखेंगे V इंटू I इंटू T। अब हमारे पास दिया क्या क्या है, करंट और रेजिस्टेंस दिया है, तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज की जगह रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे V की जगह ओम्स लॉ लगा दिया। तो ये IR लिखा, IT लिखा, तो हीट एनर्जी का फार्मूला बन गया I इंटू I का स्क्वायर RT। अब यहां से निकालना क्या है मैंने, H/T, तो इस T को उठाया इधर लेके आ गया H/T, और इधर बच गया I² इंटू R। तो I कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो मैंने यहां भर दिया 5 का स्क्वायर। R कितना दिया 10 ओम, 10 भर दिया, तो मेरे पास कितना गया 250। और निकाल के रहे हैं हम रेट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड। तो हमारे पास ये रेट ऑफ हीट एनर्जी आ गया 250 जूल पर सेकेंड आंसर।